कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को हिंदी पठन पाठन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के सामने लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ पहलवान की ढोलक का सारांश लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिससे आप पहलवान की ढोलक पाठ को समझ सकें। चलते हैं लेखक परिचय की ओर। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना जिले में हुआ था, जो अब अररिया के नाम से जाना जाता है। जन्मदिन 4 मार्च। इनकी प्रमुख रचनाओं में मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, जो एक कहानी संग्रह है, रणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली, जो कि 5 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में हुआ था। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम, कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। लेखक के शब्दों में बताया गया है कि चरित्र कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। जैसा उनका मन कहता है वो वैसी ही रचनाएं गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसीलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सारता बोली के साहचर्य में ही है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवानों के क्रियाकलापों का ऐसा
सामंजस्य दुर्लभ है। पहलवान की ढोलक रेणु की प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। यह कहानी लेखक की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला तथा इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कथा कहती है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसी शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख वह महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजेय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? यह पाठ ऐसे कई प्रश्न छोड़ जाता है। सर्दी का मौसम है, गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप है। अमावस्या की ठंडी रात में एकांत निस्तब्धता है। आकाश में तारे ही प्रकाश का स्रोत हैं। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती है। कभी किसी झोपड़ी से कराहने व कै करने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। साएं या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता और कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दाव पेंच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चाँद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने उसे चुनौती दी। दर्शक उसे पागल समझते थे। चाँद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा। लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाज़त ना मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने इजाज़त दे दी। बाजे बजने लगे। लुट्टन का ढोल भी बजने लगा था।
चाँद ने उसके कसकर दबा लिया था। वह उसे चित्त करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चाँद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, तभी ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी, धाक धिना तिरकट धिना, धाक धिना तिरकट दिना। इसका अर्थ था दाव काटो, बाहर हो जा। लुट्टन ने दाव काटा तथा लपक कर चाँद की गर्दन पकड़ दी। ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चटधा, अर्थात उठा पटक दे। लुट्टन ने दाव व जोर लगाकर चाँद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना धिन, धिना धिना, धिक धिना कहा और लुट्टन ने चाँद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चाँद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटनों तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई के आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ला खाता तथा मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूंस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाज़त नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। पहलवान हर रोज़ सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा वह गांव के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों व मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया व हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस देते और शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में पहलवान की केवल ढोलक बजती थी, जो गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहाया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों को हिम्मत दुगनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा
कि पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ। और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना। यह था पहलवान की ढोलक का पाठ सारांश। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इसे सुनकर इस पाठ को समझ गए होंगे। अब हम अगले दृश्य चलचित्र में पुनः पाठ वाचन के साथ उपस्थित होंगे। अतः आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।